एक टिप्पणी विशेष से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का समर्थन समाजवादी पार्टी ने भी किया। इस आंदोलन से और समर्थन देकर क्या फायदा मिला? तो जो हमने समर्थन किया और जिसके लिए हमारे सांसद गए वो देश के युवाओं का समर्थन। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी कहें तो एक विशेष धर्म के प्रति लगाव झुकाव ज़्यादा है। जो आप ये आरोप लगा रहे हो, ये आरोप ही कहूँगा मैं, क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये आरोप है। मतलब आप कुछ अच्छा भी बोलने जाते हैं तो बुरा हो जाता है, ऐसा लगता है। 12 मिनट में से 7 सेकंड की क्लिप निकाल कर दुष्प्रचार किया गया मेरे खिलाफ, वो षड्यंत्र किया गया। आगामी चुनाव के अंदर क्या कांग्रेस के साथ गठजोड़ होगा? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन था, वो गठबंधन अभी भी जारी है। 2027 में क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर सीटें जीत के आ रही है 2027 में, और बहुत अच्छे बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भाटी जी भी लखनऊ विधानसभा में दिखाई पड़ेंगे 2027? इस बार मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये मैंने 1 साल पहले तय कर लिया था। एक टिप्पणी विशेष से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। दिलचस्प बात ये कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम में पार्टी शब्द भले ही जुड़ा है, लेकिन ना तो ये कोई राजनीतिक दल है और ना ही कोई संगठन। इसे सोशल मीडिया मुहिम कहना ज़्यादा अच्छा होगा, उचित शब्द शायद यही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने लेकिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी बीजेपी की चूल्हे हिला दी। आंदोलन जंतर मंतर पर इस कदर किया कि बीजेपी के कद्दावर नेता धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का समर्थन एसपी यानी समाजवादी पार्टी ने भी किया। समाजवादी पार्टी को इस आंदोलन से और दूसरे विपक्षी दलों को क्या लाभ मिला, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री राजकुमार भाटी। भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाटी जी का स्वागत करता हूं मैं। भाटी जी नमस्कार। जी नमस्कार। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि पुष्पेंद्र सरोज जो आपकी पार्टी की युवा सांसद हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर के मंच पर पहुँचे और उन्होंने अपना खुला समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी को इस आंदोलन से और समर्थन देकर क्या फ़ायदा मिला? नहीं, हमारे कई सांसद पहुँचे, केवल पुष्पेंद्र जी नहीं, और कई सांसद भी गए। धर्मेंद्र यादव भी गए, डिम्पल यादव जी भी गई, और डिम्पल यादव ने तो काफ़ी आंदोलनकारी बच्चों की मदद भी की। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि ये एक छोटी सी टिप्पणी से शुरू हुआ आंदोलन। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जो दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांति हुई हैं छोटी छोटी बातों से ही शुरू हुई। कोई बहुत ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके कभी कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई। जैसे कि उसमें इटली की रानी ने कह दिया था कि रोटी नहीं है तो केक खाओ। इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस तरह के जो इतिहास में हमें पढ़ने को मिलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये भी आपने सही टिप्पणी की कि ये अभी कोई ज़मीन पर कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना कोई रजिस्टर्ड संगठन है। तो जो हमने समर्थन किया और जिसके लिए हमारे सांसद गए वो देश के युवाओं का समर्थन था, देश के छात्रों का समर्थन था, और सरकार की असफलता के खिलाफ जो आक्रोश था उसका समर्थन था। सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करती जा रही है और परीक्षाएं नहीं करा पा रही है सफलतापूर्वक, और पर्चे लीक हो रहे हैं लगातार, और फिर भी सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो ये जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ और फिर उसके बाद फिर पूरे देश में फैल गया, ये इस भारत देश के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, और ये लोकतंत्र की और संविधान की जीत है, और ये भारत की जीवंतता का प्रतीक है कि भारतीय जनमानस में वो जिंदा है, वो सोचता समझता भी है, रिएक्ट भी करता है। और लोकतंत्र में जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोकतंत्र मर जाता है। तो ये लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का आंदोलन था। विपक्षी दल भी ऐसी बहुत कोशिशें कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन जो पार्टी बीजेपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और अगर मैं कहूँ लोकसभा में सीटों के लिहाज से तो समाजवादी पार्टी मौजूदा समय में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन तमाम विपक्षी दल मिलकर के वो नहीं कर सके जो कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया। हालांकि जो
प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी समेत अखिलेश जी भी वहाँ पहुँचे। जो चीज़ आप सभी तमाम विपक्षी दल मिलकर नहीं कर पाए, ये सीजेपी कैसे कर ले गई? नहीं, राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी अपना काम कर रही है, विपक्ष की पार्टियां अपना काम कर रही हैं। जहां जिस पार्टी की ज़रूरत है, जहां जिसे अपनी अभिव्यक्ति करनी है, संसद के अंदर करनी है तो अंदर, बाहर करनी है तो बाहर, जिन मुद्दों पे सड़क पर उतरना उन पर सड़कों पे भी उतरा जा रहा है। लेकिन ये कहना कि भाई वो कर पाए और आप क्यों नहीं कर पाए, ये सबका मिला जुला ही प्रयास था। ये युवाओं का आंदोलन है, देश के युवाओं को, वो युवा सबके हैं। इसमें ढेर सारे युवा ऐसे भी थे जो जिनके परिवार बीजेपी से जुड़े रहे हैं। तो इसे राजनीतिक चश्मे से हमें देखना ही नहीं चाहिए, इसे केवल इस चश्मे से देखना चाहिए कि सरकार ने कोई गलती की, उसके खिलाफ युवा सड़कों पर आए। विपक्ष की पार्टियों का जो धर्म बनता है, विपक्ष की सारी पार्टियों ने उनका समर्थन किया और उसमें सफलता मिली उन्हें। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। तो इस दृष्टिकोण से इसका आकलन करना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा हो गया है, उत्तर प्रदेश में और कई दूसरे राज्यों में भी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, अगले साल चुनाव होने हैं। कितना बड़ा मुद्दा बनेगा और कितना लाभ समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों को मिल पाएगा इसका? देखिए, शिक्षा नीति और बेरोजगारी ये इस आंदोलन के बाद ही मुद्दे नहीं बने हैं, पहले से ही मुद्दे हैं। पर्चा लीक पे समाजवादी पार्टी ने इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किए हैं। पुलिस भर्ती में पर्चा लीक हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 सप्ताह तक नकारते रहे और धमकी देते रहे कि मुकदमे दर्ज कर दूंगा, जेल भेज दूंगा, भविष्य खराब कर दूंगा। फिर बाद में मानना पड़ा कि पर्चा लीक हुआ है, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। वो समाजवादी पार्टी, उसमें बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी ने उसकी अगुवाई की। और बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने हर बार आवाज़ उठाई है, चाहे शिक्षा मित्रों का मामला रहा हो, चाहे और दूसरे भर्तियों में धांधली का मामला रहा हो। अभी 1 महीने पहले ही अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने 22 परीक्षाओं के विवरण दिए थे पूरे, कि 22 परीक्षाओं में किस तरह भर्तियों में बेईमानी की गई है, धांधली की गई है। तो ये मुद्दे उठ रहे हैं और ये मुद्दे चुनाव के मुख्य मुद्दे होंगे। उत्तर प्रदेश में वे लगभग 25,000 स्कूल बंद किए गए हैं, सरकारी स्कूल। पूरे देश में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ये इस सरकार की शिक्षा नीति के प्रति उदासीनता का परिचायक है। जब विद्यालय बंद किए जाएंगे और मद्रालय खोले जाएंगे तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा, समाज बर्बादी की तरफ जाएगा। ये मुद्दा हम अपने हर मीटिंग में, हर भाषण में, हर आंदोलन में रखते हैं। तो शिक्षा नीति में सुधार, सरकारी विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा नए विद्यालय खोले जाएं, उनमें शिक्षकों की भर्ती हो, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएं, परीक्षाएं फूल प्रूफ हों, सरकारी भर्तियों में बेईमानी ना हो, और जहाँ जो बहुत ढेर सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हैं, उनमें भर्ती की जाए। ये तमाम मुद्दे हमारे हैं और ये मुद्दे चुनाव में रहेंगे। तो चुनाव में अगर अगले साल होने वाले चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की अभी आपने बात की, उन्हें ज़मीनी धरातल पर कैसे उतारेंगे? उसके लिए क्या कोई समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है, चाहे 3 बार श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव जी रहे 12 से 17, आप उन सरकारों का इतिहास उठा के देखिए। जब भी सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनी है, समाजवादी पार्टी का नारा रहा है बहुत पहले से, लोहिया जी के ज़माने से, कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो दवाई और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार स्कूलों की फ़ीस कम की गई है, बच्चों को, विद्यार्थियों को मदद की गई है और नए सरकारी स्कूल खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, समाजवादी पार्टी की 12 से 17 की सरकार में लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां भर्ती की गई। और एक पर्चा लीक हो गया था CPMT का, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 13 या 14 में, 13 में शायद एक पर्चा लीक हुआ था। अखिलेश यादव जी ने तुरंत मीडिया के सामने आकर छात्रों से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि दोबारा जो एग्ज़ाम देने आओगे आप, वो पर्चा कैंसिल करी थी एग्ज़ाम, परीक्षा। और ये कहा था कि उनको जो है कोई किराया नहीं लिया जाएगा, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो समाजवादी पार्टी हमेशा संवेदनशील रही है ऐसे मामलों में। इनकी तरह नहीं करते हम कि पर्चा लीक भी होते रहते हैं और ये मना भी करते रहते हैं, और उल्टे छात्रों को, जो दोबारा नीट हुआ
तो 2,79,000 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसी नौबत सरकार की संवेदनहीनता की वजह से आती है। अच्छा, ये अभी बीते दिनों राम मंदिर चंदा चोरी का भी बड़ा मुद्दा रहा, उस पे आपकी टिप्पणी क्या है और आगामी चुनाव के लिहाज से ये कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप इसको? देखिए, धर्म और देश, इन दो चीज़ों से हर व्यक्ति को प्यार होता है, हर व्यक्ति के अंदर आस्था होती है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने धार्मिक संस्कारों का पालन करता है, हर व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है, तरीके अलग अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है कि धर्म के ठेकेदार हम ही हैं, हम ही बस धार्मिक पूजा पाठ करते हैं, हम ही भगवान को मानते हैं, बाकी तो ये सभी ये जो है अधार्मिक लोग हैं। लेकिन उनकी असली पोल अब खुली जाके कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये धर्म स्थलों में लोगों की आस्था का जो पैसा है, जो आस्था के तहत लोग पैसा देते हैं, चढ़ावा देते हैं, ये उसकी चोरी कर रहे थे, लगातार कर रहे थे पहले से ही। ये मंदिरों का पैसा चुरा चुरा के विधायक खरीद के और सांसद खरीद के सरकारें गिरा रहे थे। ये इनकी पोल अब खुली देश के सामने। अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये फर्जी धार्मिक लोग हैं, फर्जी भक्त हैं, ये ना राम के, ना भगवान के, ना मंदिर के, ना धर्म के, इन्हें केवल अपना स्वार्थ देखना है। तो जो लोग धार्मिक भावनाओं में बहके और इनके बहकावे में आके इन्हें वोट दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे, अब वो लोग इनके साथ नहीं हैं, अब वो सब लोग इनके विरोध में हो गए हैं और इनकी जो फर्जी धार्मिकता थी उसकी पोल जनता के सामने खुल चुकी है। लेकिन धर्म आधारित राजनीति तो देश की हर राजनीतिक दल ने की, समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी कहें तो एक विशेष धर्म के प्रति लगाव झुकाव ज़्यादा है। देखिए, व्यक्ति का धार्मिक होना और धर्म आधारित राजनीति करना, ये दोनों अलग अलग बात हैं। कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। धार्मिक, मैंने जैसे शुरू में कहा, हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति की आस्था होती है और धार्मिक होने में कोई बुराई भी नहीं है, धार्मिक होना चाहिए। धर्म हमें त्याग, तपस्या, उदारता, प्रेम और सद्भाव की शिक्षा देता है। धर्म हमें नफरत की शिक्षा नहीं देता। धर्म को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि धर्म इस आधार पर भेदभाव करें कि इस धर्म के लोगों को समर्थन करें, उस धर्म के लोगों को विरोध करें। जो आप ये आरोप लगा रहे हो, ये आरोप ही कहूँगा मैं, क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी एक धर्म विशेष के प्रति झुकाव रखती है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैंने सीधा सवाल आपसे, मैं तो इसे आरोप ही मान रहा हूँ। नहीं, मेरा आरोप लगाने का कोई मकसद मंतव्य आपका नहीं है, लेकिन मैं तो मान रहा हूँ। आपका मंतव्य नहीं है, लेकिन मैं तो मान रहा हूँ, क्योंकि बेसिर पैर की बात जब कही जाती है तो वो आरोप ही होता है। समाजवादी पार्टी की नीति ये रहती है और हर सभ्य लोकतंत्र में ये नीति होती है कि अपने कमज़ोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाए, उनके प्रति उदारता का भाव रखा जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाएं ताकि उनका दमन ना हो, उनके हक न मारे जाएं। क्योंकि जो संख्या में कमज़ोर होते हैं उन्हें डर रहता है कि उनके साथ कोई अन्याय ना करे। तो समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा ये रही है कि हिंदू मुसलमानों को समान दृष्टि से देखते हैं। मुसलमानों को हम नफ़रत की दृष्टि से नहीं देखते, उन्हें हम शत्रु नहीं मानते, उन्हें भाई मानते हैं। इसे कोई मुस्लिम परस्त होना समझता हो तो ये उसकी गलती है, उसकी नासमझी है। ये मुस्लिम परस्त होना नहीं है, ये हमारे देश की नीति है। हमारे देश के संविधान की जो पहली पंक्ति है, जो हमारा प्रेम्बल है, उद्देश्य का है, वही कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो पंथ निरपेक्षता हमारे देश की नीति रही है हमेशा से। राजकुमार भाटी अपने आप में सनातन धर्म को किस तरीके से परिभाषित करते हैं फिर? धर्म सारे अच्छे होते हैं, जैसा मैंने कहा, धर्म का काम लोगों को सद्मार्ग पर चलाना, अच्छा रास्ता दिखाना, चरित्रवान बनाना, उन्हें चोरी चकारी, बेईमानी से, अपराध से बचाना, नफरत से बचाना, उनके बीच भाईचारा पैदा करना, ये धर्म के काम है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग धर्म का नाम नफरत के लिए यूज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है और दूसरे धर्म वालों को गाली देते हैं, इन्हें देश से निकाल दो, इन्हें, तो वो गलत नीति है, वो धार्मिकता नहीं है, वो सांप्रदायिकता है। तो हम सनातन का भी सम्मान करते हैं और सनातन बहुत प्राचीन और बहुत श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन किसी भी धर्म में कुछ गलत तत्व घुस जाते हैं और गलत परंपराएं घुस जाती हैं, सब धर्म में। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल हमारे धर्म में घुसी, इस्लाम में भी कई कुपरंपराएं, कुप्रथाएं घुस गई हैं।
दूसरे धर्मों में भी घुस गई हैं। मसलन तो इस्लाम की हमें कोई तो अपने प्रथा नहीं, वो उदाहरण वो खुद ढूंढेंगे, हमें अपनी ढूंढनी चाहिए। सबको अपने अपने समाज, अपने अपने धर्म की बुराइयां ढूंढ के उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपने धर्म की बुराइयों की आलोचना करना समाज सुधार है, और दूसरे धर्म की बुराई ढूंढना वो सांप्रदायिकता है। उससे झगड़े बढ़ते हैं कि मैं उन्हें बुरा बताऊं, वो मुझे बुरा बताएं। डॉक्टर लोहिया का एक बहुत प्रसिद्ध लेख है, उसमें वो लिखते हैं कि अच्छा हिंदू और अच्छे मुसलमान कभी आपस में नहीं लड़ते, लड़ाई बुरे हिंदू और बुरे मुसलमान की है। अगर सारे हिंदू अच्छे हिंदू बन जाएं और सारे मुसलमान अच्छे मुसलमान बन जाएं तो कोई लड़ाई नहीं रहेगी। तो हमें खुद को बुरा हिंदू होने से बचाना है और मुसलमानों को अपने आप को बुरा मुसलमान होने से बचाना चाहिए। अच्छा, ये आप धर्म के लिहाज से बुराइयों की और अच्छाइयों की बात कर रहे थे, तो ये मतलब आप कुछ अच्छा भी बोलने जाते हैं तो बुरा हो जाता है, ऐसा लगता है? फिर बीते समय में कुछ आपकी ऐसी टिप्पणियां रही ब्राह्मण को लेकर के, जाटों गुजरों को लेकर के? एक तो मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। किसी आदमी को ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं कभी गलत हुई नहीं। कभी कभी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन कई बार षड्यंत्र भी किए जाते हैं। जो ब्राह्मण वाली टिप्पणी थी वो मैंने ब्राह्मण के खिलाफ नहीं थी, वो मेरी टिप्पणी। अगर पूरा भाषण आप सुनोगे, 12 मिनट की वो क्लिप है, 12 मिनट में से 7 सेकंड की क्लिप निकाल कर दुष्प्रचार किया गया मेरे खिलाफ, वो षड्यंत्र किया गया। मैंने ये बताया था कि इस तरह के मुहावरे समाज में हैं जो कि गलत हैं, जो नहीं होने चाहिए। और मैंने केवल ब्राह्मण के खिलाफ मुहावरा नहीं सुनाया था, मैंने गूजर और अहीर के खिलाफ भी सुनाया था। तो उसमें मेरी कोई नियत गलत नहीं थी ना, और किसी समाज का, किसी जाति का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, और मैं ऐसी सोच रखता भी नहीं हूँ। वो तो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन वो षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र में फेल हुए, उनका षड्यंत्र चल नहीं पाया। और ब्राह्मण समाज के बहुत ढेर सारे लोग मेरे समर्थन में आए उस विषय में। उन्होंने खुद कहा कि भाई इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। तो ये है, लेकिन कुछ जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं वो दुष्प्रचार में लगे हुए थे। अच्छा, मैं यही सवाल पूछने वाला था कि वो पार्टी के ही लोग थे कि वैसे ऐसा नहीं होता कि मतलब चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे दल हो, मैं वैसे मुझे भी यहाँ पर फिलहाल किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहिए था, तो मैं ये सवाल फिर से दोहरा देता हूँ नए सिरे से कि विपक्षी दल बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी प्रचार या प्रचार जब दुष्प्रचार में बदल जाता है तो उसको बीजेपी पे डाल देते हैं। ये वास्तविकता नहीं लगती? नहीं, ये थोड़े बहुत षड्यंत्रकारी लोग हर जगह होते हैं। देखिए, मैं एक बात अक्सर सपा में भी हैं ऐसे कुछ षड्यंत्रकारी? क्या होंगे 2-4, मतलब जो बीजेपी को या दूसरी पार्टियों के नहीं, लिए मैं बहुत साफ मन से और बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूँ। और ये बात तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि हर धर्म, हर जाति में अच्छे लोग भी होते हैं, ख़राब लोग भी होते हैं। मैं ये कहने लगूँ कि मेरी जाति में या मेरे धर्म में कोई ख़राब आदमी है ही नहीं, तो ये मेरी गलती होगी। और दूसरे धर्म में कुछ अच्छे लोग होते हैं, हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए। तो यही बात पार्टियों पे भी लागू होती है। हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ ख़राब लोग होते हैं, तो होंगे 1-2 षड्यंत्र। लेकिन बीजेपी तो खुलेआम षड्यंत्र करती है। बीजेपी के तो जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कोटा में अपने आईटी सेल की मीटिंग में स्पष्ट कहा था, और वो यूट्यूब पे मौजूद है, आपने नहीं सुनी हो तो वीडियो सुन लेना। उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में हमारे आईटी सेल ने ये दुष्प्रचार कर दिया था, ये खबर चला दी थी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह जी को थप्पड़ मारा। और वो कह रहे हैं कि जबकि ये खबर गलत थी, झूठ थी, लेकिन उससे हमें बहुत लाभ मिला। और फिर हंस के कहते हैं कि कभी कभी ऐसी खबरें भी चला देनी चाहिए। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठी खबरें चलाने की सलाह अपने कार्यकर्ताओं को दे रहा हो, उस पार्टी से तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो बीजेपी में भी कोई सज्जन पुरुष बहुत दिखाई ढेर पड़ता सारे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी में सारे दुष्टी भरे हुए हैं। आप किसी का तो नाम ले ही सकते हैं। नहीं, अब मैं किसी का नाम लूँगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा कि भाई मुझे सज्जन क्यों नहीं मान रहे। ये मेरा काम थोड़ी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ ईमानदारी से कि बीजेपी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ज़्यादातर लोग खराब हैं, लेकिन अच्छे भी लोग हैं। अच्छा, ये वापस चुनाव पर एक बार लेकर के आता हूँ आपको। मैं ये कह रहा था कि आगामी चुनाव के अंदर क्या कांग्रेस के साथ गठजोड़ होगा, और दूसरी तरफ एमआईएम ओवैसी साहब भी एक गठजोड़ की
विचारधारा मंशा रखे हुए हैं? देखिए, जो 2024 में हम इंडिया गठबंधन के तहत जिन जिन पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन था, जिसमें कांग्रेस प्रमुख पार्टी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, वो गठबंधन अभी भी जारी है। उसी गठबंधन के तहत हम 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। किसी नई पार्टी से गठबंधन की अभी कोई बात नहीं हुई है और कोई बहुत ज़्यादा संभावना भी नहीं है, लेकिन पुराना गठबंधन जारी रहेगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। तो मतलब सिरे से खारिज कर दी जाए जो एमआईएम के साथ अटकल लगाई जाए? मैंने देखे, एमआईएम तो उनकी समस्या ये है कि हम समाजवादी पार्टी मूलतः सांप्रदायिकता के खिलाफ है। सांप्रदायिकता हिंदू की भी खराब है, मुस्लिम की भी खराब है। बीजेपी हिंदू सांप्रदायिकता को उभारती है, एमआईएम मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारती है। इसलिए हम दोनों तरह की सांप्रदायिकता को खारिज करते हैं और इसलिए हमारा उनसे तालमेल संभव नहीं है। अगर वो अपनी नीति बदलें और वो कहें कि हम पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम को भाई मानते हैं, जब वो इस तरह के बयान देते हैं कि हमें 15 मिनट का समय दे दो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर वो यही तो भाषा बीजेपी बोलती है। मतलब एमआईएम धर्म आधारित राजनीति करती है, तो खुलेआम उसके नाम में ही धर्म आ जाता है। इस बार आगामी चुनाव के लिहाज से कहें तो बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ और बल के साथ प्रयासों में है अगला चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी को राजकुमार भाटी प्रमुख चुनौती मानते हैं या बहुजन समाज पार्टी को? नहीं, चुनाव तो बीजेपी और एसपी के बीच ही होना है। बहन जी के पिछले लगभग 6 महीने या 1 साल से जो बयान आए हैं वो बहुत निराशाजनक हैं। अभी जैसे कि चढ़ावा चोरी का मामला आया अयोध्या में, तो उसमें भी बहन जी बीजेपी के पक्ष में बोली। अभी ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, इसमें भी बहन जी बीजेपी के पक्ष में बोली। जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के समर्थन में बोलने लगे, सरकार की प्रशंसा करने लगे और विरोधी पार्टियों से सवाल करने लगे, तो उसके ऊपर संदेह होता है। आजकल बहन जी के सारे सवाल समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से होते हैं, बीजेपी से कोई सवाल नहीं होता। राजकुमार भाटी एक पत्रकार रहे, अपना व्यापार भी कर रहे हैं, राजनीति में आए पत्रकारिता के बाद, तो समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? और भाटी जी के अनुसार, यानी आपके अनुसार, समाजवाद की परिभाषा क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका ये है कि समाजवाद की परिभाषा क्या है। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया की समस्याओं का समाधान समाजवाद में ही संभव है। समाजवाद की अगर एक वाक्य में परिभाषा करनी हो तो हर तरह की गैर बराबरी को दूर करना समाजवाद है। ये जो दुनिया में ऊंच नीच और गैर बराबरी बढ़ रही है, चाहे अमीर गरीब की गैर बराबरी हो, चाहे गांव और शहर की गैर बराबरी हो, स्त्री और पुरुष की गैर बराबरी है, जातियों के नाम पर गैर बराबरी, धर्म के नाम पर गैर बराबरी और देशों की भी गैर बराबरी। कुछ देश जो दूसरे देशों पर शासन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं उनकी नीतियों में। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गई अमेरिका की फ़ौज, ये भी गैर बराबरी है। इन सब गैर बराबरियों को दूर करना ही समाजवाद है। और दुनिया के जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक नेता रहे हों और चाहे राजनीतिक चिंतक रहे हों, उन सब ने गैर बराबरी के खिलाफ, गौतम बुद्ध की विचारधारा क्या थी? गैर बराबरी को दूर करने की। मोहम्मद साहब ने जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की, इस्लाम धर्म इतना दुनिया में फैला, उसका मूल सिद्धांत क्या है? गैर बराबरी दूर करना, भाईचारे की बात करना कि सब बराबर हैं। तो ईसा मसीह ने या जो भी भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, सब ने यही बात, उनकी मूल सिद्धांत यही है, गैर बराबरी दूर करो। तो समाजवाद का मतलब है गैर बराबरी दूर करना। और भारत में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा समाजवाद की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में और अखिलेश जी के कार्यकाल के अंदर ये समाजवाद कितना चरितार्थ हो पाया उत्तर प्रदेश? देखिए, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, ऐसी नीतियां लागू की जाती हैं जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा हो। जैसे अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो उन्होंने किसानों की सिंचाई फ्री कर दी, नहर की और सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री की, उससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। उन्होंने किसानों को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया। किसी भी किसान की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए प्रदेश में, किसी भी किसान की, चाहे करंट लगने से, चाहे सांप के काटने से, चाहे आग लगने से या सड़क दुर्घटना में, तो 5 लाख रुपए सरकार देती है। बच्चों को लैपटॉप दिए, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, फ्री एम्बुलेंस सेवा, 108 एम्बुलेंस घर से आके मरीजों को ले जाती थी।
कभी प्रदेश के गरीबों ने सोचा नहीं था कि हमें अभी एम्बुलेंस लेना आएगी। एम्बुलेंस तो बड़े लोग मंगाते थे, वरना गरीब आदमी तो बीमारी की हालत में भी साइकिल पर लद के जाता है अस्पताल। तो इस तरह की नीतियाँ लागू करना यही समाजवाद है, जिससे गरीबों को फ़ायदा हो। और सांप्रदायिकता के खिलाफ काम करना, जातिवाद का खिलाफ काम करना, जातिवाद में जो ऊंच नीच की भावना है उसे बराबरी में लाना, सामाजिक न्याय के लिए काम करना, यही समाजवाद है। समाजवादी पार्टी की अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समाजवाद दिखता है क्या? हाँ, पूरी तरह समाजवाद है। क्या दिक्कत है बताओ? परिवारवाद समाजवाद ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ता उसमें। नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो एक प्रोफेसर रामगोपाल जी को छोड़ के उनके परिवार का कोई आदमी नहीं है। एक अखिलेश जी हैं और एक प्रोफेसर रामगोपाल जी हैं। सांसदों और विधायकों के लिहाज से सांसद देखिए, सुनिए, बहुत लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं और प्रधानी के चुनाव नहीं जीत पाते। आप इस बात को भी तो देखिए कि पांचों जनता से चुन के आए नहीं, तो वो लोग किस तरह की राजनीति कर रहे होंगे। इस बात पे हम गर्व भी तो कर सकते हैं कि एक परिवार में 5 लोग इस स्तर के हैं कि वो लोकसभा चुनाव जीत के आ सकते हैं। नहीं, मैंने तो बोला ही अभी आपको शुरू में नहीं, कहा नहीं। मैंने कि लोकसभा के लिहाज से देखिए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। जी। लोक प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें हाँ, तो लोकसभा में तो तीसरी सबसे नहीं, बड़ी आपने राजनीतिक कहा पार्टी नहीं है। परिवार के लोकसभा में तो 37 सांसद हैं नहीं समाजवादी पार्टी के। उसमें हर वर्ग के, हर जाति के सांसद हैं। उसमें मुस्लिम सांसद भी हैं, उसमें एससी भी हैं। हमने तो समाजवादी पार्टी का, समाजवाद का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जनरल सीट से एससी को चुनाव लड़ाया और जिताया अवधेश प्रसाद जी को। फैजाबाद से वो चुनाव जीते, जहाँ जिसमें अयोध्या भी आती है। तो ये एक बड़ा काम था। मेरठ से भी हमने, मेरठ जनरल सीट है, वहाँ पे भी सुनीता वर्मा को चुनाव लड़ाया, एससी से आती हैं वो। तो ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, हर समाज के सांसद समाजवादी पार्टी में हैं। फैजाबाद से जीते, लेकिन मिल्कीपुर में वो उपचुनाव के अंदर स्थिति बदल गई थी। नहीं, उपचुनाव में तो सरासर बेईमानी सारे दुनिया ने देखी, खुली बेईमानी हुई। जिस सीट पे आम चुनाव में 55% वोट पड़े थे, उसमें उपचुनाव में 29% कैसे रह गए? पुलिस वोट डालने से रोक रही थी, पुलिस मोहल्ले मोहल्ले में लगी हुई थी, लोगों को घर से निकलने नहीं दे रही थी, सबने देखा। इनमें से जो 9 सीट पर उपचुनाव हुआ, एक हम जीते, 8 बीजेपी जीती। ये 8 के 8 आम चुनाव में हम जीतेंगे, क्योंकि आम चुनाव में लोकल पुलिस के हाथ में नहीं रहती है व्यवस्था, केंद्रीय बल आ जाते हैं, तो वो ये बेईमानी कर नहीं पाएंगे। ये जीत कर दिखा दें आम चुनाव में उन सीटों को, वो तो बेईमानी से जीती गई। ये चुनाव की बात कर रहे थे तो चंद्रशेखर आज़ाद को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखती है आप या समाजवादी पार्टी? नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद को हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। नौजवान हैं, राजनीति की शुरुआत करी है, अच्छी बात है, और नीतियां भी ठीक लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी कोई चुनौती के स्तर तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। अभी 1 सीट के 2 सीट के आदमी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। उनकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। हमारी ओर से शुभकामनाएं। कोई भी राजनीति में आए, सबके लिए शुभकामनाएं। देश में लोकतंत्र है, संविधान का राज है, कोई भी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 2027 में क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? मेरा आकलन ये है, मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है और मैं वैसे भी संपर्क में रहता हूँ फ़ोन के माध्यम से भी, कि समाजवादी पार्टी 300 से ऊपर सीटें जीत के आ रही है 2027 में, और बहुत अच्छे बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और पूछ लेता हूँ, क्या भाटी जी भी लखनऊ विधानसभा में दिखाई पड़ेंगे 2027? इस बार मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये मैंने 1 साल पहले तय कर लिया था। मैंने पीछे अभियान चलाया 100 विधानसभाओं में जागरूकता का, और दादरी में 29 मार्च को एक बड़ी रैली करी। वही अभियान मैं आगे चला रहा हूँ। मैं 100 की 100 विधानसभाओं में काम करूँगा, और जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो अपनी एक विधानसभा तक ही सीमित रह जाते हैं। तो मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस बारे में बात भी हो गई है, उन्होंने भी वो दे दिया, इसकी अनुमति दे दी है। तो मैं 2027 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए भाटी जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी जी हमारे साथ थे। द फ्रीलांस मीडिया की विशेष प्रस्तुति पॉट टॉक में फ़िलहाल इतना ही। भाटी जी से आग्रह करेंगे कि निकट भविष्य में फिर से कुछ और समय दें, जिससे विस्तृत बातचीत हो पाए। भाटी जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।